एक परिवार जो बकिंगम पैलेस की छाया में रहता है, गीले कंक्रीट पर सोता है और सर्दी की रात में कांपता है। अटलांटिक के पार एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जिनके पास पीएचडी है, लॉस एंजेलिस की सड़कों पर भोजन की तलाश कर रहे हैं। और पेरिस, जो कि रोशनी का शहर है, में सीन के किनारे तंबू फैले हुए हैं जो कचरे से घिरे हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह हकीकत है। बेघरी दुनिया के सबसे अमीर देशों में फैल रही है। अमेरिका से लेकर फ्रांस, यूके से लेकर दक्षिण कोरिया तक। यह सब कैसे हुआ? क्यों लाखों लोग ऐसे देशों में अपने सिर पर छत खो रहे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था अरबों डॉलर की है? स्क्रीन से अपनी नजरें मत हटाए, जवाब अभी आ रहा है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक का बेघरी का दर सबसे अधिक है? 2023 में यूके में बेघरी ने अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई। 10,510 से अधिक लोग बेघर के रूप में दर्ज किए गए, जो कि एक रिकॉर्ड है। लेकिन वास्तविकता और भी भयावह है। हर 200 घरों में से एक अब अस्थिर परिस्थितियों में रह रहा है, जिसमें आश्रय, अस्थायी आवास या यहां तक कि सड़कों पर रहना शामिल है। लंदन, यूके की राजधानी और समृद्धि का वैश्विक प्रतीक, इस संकट का केंद्र है। लंदन में हर 18 निवासियों में से एक व्यक्ति बेघर है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो धन और गरीबी के बीच की कठोर असमानता को उजागर करता है। आवास की सस्ती कीमतें यूके में बेघरी के सबसे बड़े कारणों में से एक है। लंदन और अन्य बड़े शहरों में किराए की कीमतें कई लोगों के लिए पहुंच से बाहर हो गई है। कल्पना कीजिए कि आप एक कैफे के कर्मचारी हैं जो हर महीने 1,200 पाउंड कमाते हैं, जबकि लंदन में एक साधारण फ्लैट का किराया सालाना 22,000 पाउंड है। यह गणित तो मेल नहीं खाता, है ना? आवास लाभ में कटौती और सामाजिक समर्थन में कमी ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। कई निम्न आय वाले परिवारों के लिए ये लाभ जीवन रेखा थे। इनके बिना बेदखली एक गंभीर वास्तविकता बन जाती है। कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बनाए गए नीतियां उन्हें असफल कर रही हैं। जो लोग अपने घरों को खो देते हैं, उनके लिए जीवन सिर्फ असुविधाजनक नहीं होता, बल्कि खतरनाक भी हो जाता है। कई लोगों को गीले, गंदे अस्थायी आवासों में रहना पड़ता है, जहां भीड़भाड़ और स्वच्छता की कमी गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती है। यूके में लगभग 1/3 बेघर व्यक्तियों की मौत चिकित्सा उपचार की कमी के कारण होती है। इस संकट के सामने कुछ संगठन रचनात्मक तरीकों से इस मुद्दे पर रोशनी डाल रहे हैं। साची आर्ट गैलरी में होमलेसनेस रिफ्रेम्ड प्रदर्शनी में बेघर व्यक्तियों द्वारा या उनसे प्रेरित कला का प्रदर्शन किया गया है। इस बीच मैट और जेस टर्टल ने बेघरी के लिए दुनिया का पहला संग्रहालय स्थापित किया है, जो उन कहानियों को बताने का स्थान है जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। अगर यूके अपने बेघरी संकट को रोक नहीं सकता, तो दुनिया की सुपर पावर क्या? अगले मुद्दे पर चर्चा करने से पहले 5 सेकंड का समय निकालकर सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन चालू करें। हमारे पास आपके लिए बहुत सारे दिलचस्प कंटेंट आने वाले हैं। अब आइए अमेरिका की ओर। हम संयुक्त राज्य अमेरिका पृथ्वी का सबसे अमीर देश है। फिर भी हर रात आधे मिलियन से अधिक अमेरिकियों के पास छत नहीं होती। ये एक ऐसे देश में कैसे होता है जो नवाचार और रक्षा पर ट्रिलियन खर्च करता है? उत्तर आपको चौंका सकता है। 2024 में अमेरिका के आवास और शहरी विकास विभाग ने रिपोर्ट किया कि लगभग 5,82,462 लोगों ने एक ही रात बेघरी का अनुभव किया। इनमें से 27,140 व्यक्ति लगातार बेघर हैं, जिसका अर्थ है कि वे 1 साल या उससे अधिक समय से स्थिर आश्रय के बिना हैं। लॉस एंजेलिस, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों में संकट स्पष्ट है। पूरे ब्लॉक अस्थायी आश्रयों से भरे हुए हैं। तंबू शहरों का विस्तार फ्रीवे के नीचे और सार्वजनिक पार्कों में हो रहा है, जो शहरी परिदृश्यों को अनदेखा करना मुश्किल बना रहा है। अमेरिका में आवास महंगा है, कभी-कभी तो असंभव रूप से महंगा। 2024 में राष्ट्रीय औसत किराया प्रति माह $2,055 पहुंच गया, जो वेतन वृद्धि से बहुत अधिक है। सैन फ्रांसिस्को जैसे स्थानों में एक बेडरूम के अपार्टमेंट का औसत मासिक किराया $3,000 से अधिक है। कई अमेरिकियों के लिए यह खर्च उठाना संभव नहीं है। बेघरी सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य और नशे की लत से भी गहराई से जुड़ी हुई है।
2024 की एक रिपोर्ट में नेशनल अलायंस टू एंड होमलेसनेस ने खुलासा किया कि 22% बेघर व्यक्तियों में गंभीर मानसिक बीमारी है और 38% नशे की लत की समस्याओं से जूझ रहे हैं। सस्ती स्वास्थ्य देखभाल के बिना इन समस्याओं का समाधान करना लगभग असंभव हो जाता है। कई लोगों के लिए सड़कों पर रहना खतरनाक है। कुछ लोग अबैंडन बिल्डिंग्स या वाहनों में शरण लेते हैं, जबकि अन्य हाईवे के अंडरपास और सुरंगों की ओर मुड़ते हैं। लॉस एंजेलिस में अकेले 1500 से अधिक लोग शहर की सीवर प्रणाली में रहते हैं। इस संकट के सामने कुछ व्यक्तियों और समूहों ने असामान्य समाधान खोजे हैं। स्लैब सिटी, जिसे फ्रीडम टाउन भी कहा जाता है, एक दूरस्थ रेगिस्तानी समुदाय है जहां बेघर पूर्व सैनिक और अन्य लोग बिना बिजली या पानी के रहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता और एकजुटता का अनुभव करते हैं। फिर डैनियल मैक्क्यून है, जो UCLA में पूर्व खगोल विज्ञान के व्याख्याता है। $70,000 सालाना कमाने के बावजूद डैनियल लॉस एंजेलिस में रहने के लिए किराए की ऊंची कीमतों के कारण असमर्थ थे। मुझे महीनों तक अपनी कार में रहना पड़ा, वे याद करते हैं। ये विडंबना है, मैंने वर्षों तक तारे पढ़े लेकिन अंततः उनके नीचे सो गया। उनकी कहानी ये याद दिलाती है कि कितने पेशेवर बेघरी के करीब है। प्रिय दोस्तों, जब आप इस दूर तक देख रहे हैं तो आप में से कई लोग महसूस कर सकते हैं कि पर्याप्त भोजन और पानी होना या बस एक घर होना एक आशीर्वाद है। अगर आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं तो नीचे कमेंट में मैं सहमत हूं लिखें। एक सुपर पावर से लेकर विपरीत परिदृश्य तक, आइए अब ये देखें कि कितनी खूबसूरत पेरिस भी एक अंधेरे हकीकत को छुपा रहा है। हमारे साथ बने रहें। फ्रांस में लगभग 3,33,000 व्यक्ति बेघर है और राजधानी शहर इससे अछूती नहीं है। पेरिस में अकेले 16.1% निवासी, लगभग 4,63,000 लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जो औसतन केवल €747 या लगभग $800 पर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये एक मानव कहानी है और ये संख्या बढ़ती जा रही है। इस छिपी हुई संघर्ष का कारण क्या है? आर्थिक असमानता एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। जबकि पर्यटक चाम्प्स एलिसी की लग्जरी बुटीक पर आश्चर्यचकित होते हैं, कई पेरिसवासी अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बढ़ती जीवन लागत और स्थिर वेतन परिवारों को संकट में डाल रहे हैं, जिससे वे बेघरी के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। आवास अस्थिरता एक और महत्वपूर्ण कारक है। फ्रांस में अपने घर को खोना चौंकाने वाला सामान्य है। यहाँ एक अनोखी समस्या है जिसे स्क्वाटिंग कहा जाता है, जहाँ खाली घरों को बिना आश्रय वाले लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जाता है। चिंताजनक बात यह है कि फ्रांसीसी कानून अक्सर स्क्वाटर्स को घर मालिकों की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे विस्थापित लोगों को समाधान खोजने में कठिनाई होती है। जो लोग बेघर हैं, उनके लिए जीवन असहनीय रूप से कठिन है। कई लोग ओवरपास के नीचे, कार्डबोर्ड की चटाई पर या सेंट मार्टिन कैनाल के किनारे सोते हैं, जो कचरे के ढेर से घिरे होते हैं। अन्य लोग मेट्रो स्टेशनों में शरण लेते हैं, कड़ाके की सर्दी के दौरान गर्मी के लिए एक साथ जुटे हैं। इस संकट के बीच गैर लाभकारी संगठन आगे आ रहे हैं। मोबाइल शावर यूनिट और लॉन्ड्री सेवाएं सड़कों पर रहने वालों को गरिमा प्रदान करती हैं। चैरिटीज मुफ्त भोजन, बाल कटवाने और चिकित्सा देखभाल प्रदान करती हैं, जबकि स्वयंसेवक कंबल और आपूर्ति वितरित करते हैं। ये कई लोगों के लिए जीवन रेखा है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? अब आपकी बारी है। क्या आपने अपने शहर या देश में इसी तरह की संघर्षों का सामना किया है? अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें। लेकिन फ्रांस अकेला नहीं है। आइए अब एशिया की ओर बढ़ते हैं, जहां एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति अपनी छिपी हुई बेघरी की समस्या से जूझ रही है। ब्रेक, फ्रांस अकेला नहीं है। चीन की बेघरी की समस्या शायद अन्य देशों की तरह सुर्खियों में नहीं आती, लेकिन आंकड़े चौंकाने वाले हैं। देश भर में लगभग 2,50,000 लोग बेघर हैं। हांगकांग जैसे शहरों में रियल एस्टेट की कीमतें दुनिया में सबसे अधिक है। एक छोटे अपार्टमेंट की कीमत $1,20,000 से अधिक हो सकती है। यहाँ तक कि एक साधारण स्थान का किराया भी कई लोगों के लिए पहुंच से बाहर है। हांगकांग में बेघरी अनोखे रूप लेती है। सबसे चौंकाने वाले में से एक है मैक रिफ्यूजी।
लगभग 22% शहर की बेघर जनसंख्या रात बिताने के लिए मैकडॉनल्ड्स के फास्ट फूड चेन में जाती है, जो एयर कंडीशनिंग, सुरक्षा और सामान्यता की भावना प्रदान करती है। फिर हैं कॉफिन होम्स, जो पार्किंग स्पेस के आकार से भी छोटे अपार्टमेंट हैं। ये सुपर स्मॉल यूनिट्स, जो अक्सर खराब वेंटिलेटेड और भीड़-भाड़ वाले होते हैं, के लिए प्रति माह $500 तक का किराया लिया जाता है। कई के लिए यह सड़कों और किसी न किसी तरह के आश्रय के बीच एक निराशाजनक समझौता है। चीन में बेघर व्यक्तियों ने जीवित रहने के लिए रचनात्मक रणनीतियों को भी अपनाया है। कुछ लोग पुलों के नीचे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, गाने गाते हैं या अपनी संघर्षों को साझा करते हैं ताकि दर्शकों से छोटे दान प्राप्त कर सकें। अन्य अनोखे भिक्षा के तरीकों का उपयोग करते हैं, संकेत पकड़कर धन मांगते हैं, न केवल भोजन के लिए बल्कि यात्रा जैसी अप्रत्याशित इच्छाओं के लिए भी। आइए मिलते हैं श्री nguyen van सोन से। एक बार हांगकांग में निर्माण श्रमिक सोन एक चोट के कारण अपनी नौकरी खो बैठे। किराया नहीं चुका पाने के कारण वे शमशुईपो में एक पैदल यात्री पुल के नीचे रहने लगे। शहर अमीर हो गया है, वे कहते हैं, लेकिन मेरे जैसे लोग भुला दिए गए हैं। फिर है ताओ दुयोंग, एक बार के प्रतिभाशाली अकादमिक जिन्होंने एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक किया और पीएचडी प्राप्त की। अपने प्रमाण पत्रों के बावजूद उन्होंने पिछले 14 वर्षों से बेघर जीवन बिताया है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हुए और परिवार से फिर से जुड़ने में असमर्थ, वे भोजन के लिए स्कैवेंजिंग करते हैं और एक पुल के नीचे सोते हैं। सफलता इतनी करीब लग रही थी, वे याद करते हैं, लेकिन सब कुछ फिसल गया। अंत में है श्रीमती आईवी, एक वृद्ध महिला जो कोफिन होम में रहने से इनकार करती है। मैं एक बॉक्स में बंद होने की बजाय पार्क में सोना पसंद करूंगी, वह कहती है। हर्रा अपने कुछ सामानों की बारीकी से देखभाल करती है, अपने फोन और बटुए को पास रखती है। आईवी के लिए सड़कों पर रहना तंग, असुरक्षित आवास की तुलना में अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश जो अपनी अत्याधुनिक तकनीक, के-पॉप और तेज आर्थिक विकास के लिए जाना जाता है। लेकिन इस सफलता की छवि के पीछे एक आश्चर्यजनक संघर्ष छिपा है। लगभग 11,000 बेघर व्यक्तियों के साथ 50 लाख की जनसंख्या में एक समृद्ध आधुनिक समाज इतने लोगों को पीछे कैसे छोड़ सकता है? प्रगति के लिए प्रसिद्ध एक देश में हजारों बेघर व्यक्तियों का अस्तित्व इसके शहरी और सामाजिक सिस्टम में दरारों को उजागर करता है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है आवास की बढ़ती लागत। दक्षिण कोरिया में, विशेष रूप से सियोल में, रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छू गई है, जिससे कई लोगों के लिए सस्ती आवास उपलब्ध नहीं है। सियोल में औसत अपार्टमेंट की कीमत $1 मिलियन से अधिक है, जिससे निम्न आय वाले लोगों के लिए घर का मालिक होना असंभव हो गया है। शराब की लत भी एक योगदान देने वाला कारक है। दक्षिण कोरिया में शराब की खपत की दर दुनिया में सबसे अधिक है। कई बेघर व्यक्ति अपनी सीमित आय का अधिकांश हिस्सा शराब पर खर्च करते हैं, जिससे उनकी गरीबी का चक्र और बढ़ जाता है। दक्षिण कोरिया की सर्दियां कठोर होती हैं। तापमान अक्सर शून्य से नीचे गिर जाता है और ठंड, साथ ही ठंडी जमीन, बाहर सोने को जीवन घातक बना देती है। कुछ लोग मेट्रो स्टेशनों के पास भूमिगत हीटिंग सिस्टम से गर्मी की तलाश करते हैं, जबकि कई कड़ाके की सर्दी से बच नहीं पाते। गंगनम, सियोल के सबसे अमीर जिलों में से एक से केवल 20 मिनट की दूरी पर गुरियोंग स्लम है। यहाँ स्क्रैप सामग्री से बने अस्थायी घर तत्वों के खिलाफ मुश्किल से खड़े होते हैं। सर्दियों में गर्मी के लिए कोयले की आग अक्सर विनाशकारी घर की आग का कारण बनती है। स्थिरता की खोज में कुछ महिलाएं, विशेष रूप से वियतनामी प्रवासी, धोखाधड़ी शादियों में प्रवेश करती है। दलाल बेघर होने से बाहर निकलने का एक रास्ता प्रदान करने का वादा करते हैं, लेकिन ये व्यवस्थाएं अक्सर शोषण और अधिक कठिनाइयों की ओर ले जाती हैं। इन चुनौतियों के बावजूद ड्रीम सिटी सेंटर और म्योंगडोंग चर्च जैसे संगठन आगे आ रहे हैं। ड्रीम सिटी सेंटर हर दिन सैकड़ों लोगों को आवास, चिकित्सा जांच, लॉन्ड्री सेवाएं और यहां तक कि बाल कटवाने की सेवाएं प्रदान करता है। इस बीच म्योंगडोंग चर्च हर हफ्ते 800 से अधिक मुफ्त भोजन प्रदान करता है, बेघर और बुजुर्गों को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करता है। हीन की कहानी चुप्पी की दृढ़ता की है।
एक बेघर महिलाओं के आश्रय में उत्पीड़न का सामना करने के बाद उसने जिंगांग पुल के नीचे शरण ली। 5 वर्षों तक वह एक तंबू में रहती रही, अजनबियों से छोटे दान पर निर्भर रहकर। मैं कभी नहीं सोचती थी कि मेरी जिंदगी इस तरह होगी, वह कहती है, लेकिन कम से कम यहां मेरे पास कुछ नियंत्रण है। आप क्या करेंगे अगर आपके सिर के ऊपर की छत असहनीय हो जाए? कनाडा में हर साल लगभग 2,35,000 लोग बेघर होते हैं, जिसमें हर रात 35,000 से अधिक व्यक्ति बेघर होते हैं, जबकि टोरंटो और वैंकूवर जैसे शहर आर्थिक केंद्र के रूप में फल फूल रहे हैं, वे इस संकट का बोझ भी सहन कर रहे हैं। टोरंटो में अकेले हर साल 10,000 से अधिक लोग आपातकालीन आश्रयों का उपयोग करते हैं और कई और बेघर रह जाते हैं। कनाडा का रियल एस्टेट बाजार दुनिया में सबसे कम सस्ती में से एक है। वैंकूवर और टोरंटो जैसे शहरों में पिछले 20 वर्षों में संपत्ति की कीमतें 300% से अधिक बढ़ गई है। किराए पर लेना भी आसान नहीं है, क्योंकि टोरंटो में एक बेडरूम के अपार्टमेंट का औसत किराया $2,500 प्रति माह 2024 में है। न्यूनतम वेतन वाले श्रमिकों के लिए यह खर्च असंभव है। बढ़ती आवश्यकता के बावजूद कनाडा के सार्वजनिक आवास का स्टॉक गति बनाए रखने में असफल रहा है। 99 के दशक से सामाजिक आवास में सरकारी निवेश में कमी आई है, जिससे निम्न आय वाले परिवार वर्षों तक प्रतीक्षा सूची में रहते हैं। ये कमी कई लोगों को असुरक्षित या अस्थायी आवास की स्थिति में मजबूर करती है। कनाडा की कठोर सर्दियां बेघरी की समस्याओं को बढ़ा देती हैं। तापमान अक्सर -20 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है, जिससे बाहर सोना जीवन घातक हो जाता है। आपातकालीन आश्रय जल्दी भर जाते हैं, जिससे कई लोगों के पास ठंड का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इसका जवाब देने के लिए सरकार और गैर लाभकारी संगठन आगे आ रहे हैं। संघीय सरकार की राष्ट्रीय आवास रणनीति का लक्ष्य 2030 तक 1 लाख सस्ती आवास इकाइयां बनाना है। इस बीच रेजिंग द रूफ जैसे एनजीओ आपातकालीन आश्रय, संक्रमणकालीन आवास और नौकरी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, ताकि व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद मिल सके। हालांकि ये प्रयास महत्वपूर्ण है। आलोचकों का कहना है कि वे कनाडा में बेघरी को बढ़ावा देने वाले प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने में असफल है। सर्दियों में आप केवल जीवित नहीं रह सकते, आपको जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। डेविड, एक पूर्व निर्माण श्रमिक जो 3 वर्षों से टोरंटो के आश्रय में रह रहा है, कहते हैं, आप सो नहीं सकते क्योंकि आप बहुत ठंडे हैं, और आप नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। कनाडा का बेघरी संकट आवास असमानता और प्रणालीगत बाधाओं के कठोर प्रभाव को उजागर करता है। लेकिन दुनिया के अन्य हिस्सों में सामना की जाने वाली चुनौतियों का क्या? कनाडा की ठंडी सड़कों से चलिए दक्षिणी गोलार्ध में चलते हैं, ताकि ये समझ सकें कि ऑस्ट्रेलिया की अनोखी चुनौतियां उसकी बेघरी संकट को कैसे आकार देती हैं। ऑस्ट्रेलिया में बेघरी एक चिंताजनक स्तर पर है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार हर रात 1,16,000 लोग स्थायी आवास के बिना है। इसमें कारों में रहने वाले परिवार, भीड़भाड़ वाले आश्रयों में रहने वाले व्यक्ति और शहरी तंबू शहरों में संघर्ष कर रहे पूरे समुदाय शामिल है। देशी ऑस्ट्रेलिया इस संकट से अत्यधिक प्रभावित है, जो बेघर जनसंख्या का लगभग 20% बनाते हैं, जबकि वे कुल जनसंख्या का केवल 3.2% है। ये स्पष्ट असमानता प्रणालीगत असमानताओं के बारे में तत्काल प्रश्न उठाती है। ऑस्ट्रेलिया का रियल एस्टेट बाजार दुनिया में सबसे महंगा है। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में औसत घर की कीमत $1 मिलियन से अधिक है, और किराए की लागत आसमान छू रही है। निम्न आय वाले परिवारों और व्यक्तियों के लिए एक साधारण अपार्टमेंट भी बर्दाश्त करना लगभग असंभव हो गया है। सरकारी निवेश सार्वजनिक आवास में दशकों से स्थिर रहा है। 4 लाख सस्ती इकाइयों की कमी के साथ सामाजिक आवास के लिए प्रतीक्षा सूची वर्षों तक बढ़ सकती है। यह पुरानी कमी कमजोर जनसंख्या को किसी भी दिशा में जाने के लिए मजबूर करती है। देशी ऑस्ट्रेलियाई एक अनोखी और विनाशकारी चुनौती का सामना कर रहे हैं। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य देखभाल में पीढ़ियों की प्रणालीगत असमानताओं ने बेघरी की उच्च दरों में योगदान दिया है। कई लोगों के लिए स्थायी आवास खोजना एक कठिन संघर्ष है, जो नस्लीय भेदभाव और अपर्याप्त समर्थन सेवाओं से बढ़ जाता है।
सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में बेघरी बढ़ती हुई स्पष्ट है। तंबू शहर शहरी परिदृश्यों का एक दुखद हिस्सा बन गए हैं, जबकि भीड़भाड़ वाले आश्रय मांग को पूरा करने में संघर्ष कर रहे हैं। कई लोगों के लिए सड़कें ही एकमात्र विकल्प है। ऑस्ट्रेलिया में बेघरी का समाधान करने के प्रयासों में सरकारी पहलों और एनजीओ कार्यक्रमों दोनों शामिल हैं। राष्ट्रीय आवास और बेघरी समझौता हर साल 1.6 अरब डॉलर का आवंटन करता है ताकि आपातकालीन आश्रय प्रदान किए जा सकें और सस्ती आवास का निर्माण किया जा सके। मिशन ऑस्ट्रेलिया और द सैल्वेशन आर्मी जैसे गैर लाभकारी संगठन आश्रय चलाते हैं, परामर्श प्रदान करते हैं और व्यक्तियों को अपने जीवन को फिर से बनाने में मदद करने के लिए रोजगार सेवाएं प्रदान करते हैं। हालांकि ये प्रयास सराहनीय है, विशेषज्ञों का कहना है कि बेघरी के चक्र को समाप्त करने के लिए दीर्घकालिक आवास समाधानों में अधिक निवेश की आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलिया को छोड़ते हुए लेकिन इसके पड़ोसी न्यूजीलैंड के बारे में क्या, जहां प्रति व्यक्ति बेघरी एक अनोखी कहानी बताती है। देखते रहिए। न्यूजीलैंड में लगभग 1% जनसंख्या, लगभग 50,000 लोग गमफजाज हवास की कमी की स्थितियों में रहते हैं। इसमें न केवल रफ स्लीपर्स शामिल हैं, बल्कि परिवार भी शामिल हैं, जो भीड़भाड़ वाले घरों, गैरेजों और अस्थायी आश्रयों में रह रहे हैं। 5 मिलियन निवासियों वाले देश के लिए यह एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। पिछले 2 दशकों में घर की कीमतों में वृद्धि ने कई न्यूजीलैंडर्स को पीछे छोड़ दिया है। 2024 के अनुसार ऑकलैंड में औसत घर की कीमत $1 मिलियन से अधिक है, जबकि वेतन वृद्धि बहुत पीछे रह गई है। निम्न आय वाले लोगों के लिए घर का मालिक होना अब एक असंभव सपना बन गया है। जबकि शहरी बेघरी ऑकलैंड और वेलिंगटन जैसे शहरों में स्पष्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी चुनौतियां हैं। छिपी हुई बेघरी, जहां परिवार गैरेज, भीड़भाड़ वाले घरों या बिना इंसुलेटेड शेड में रहते हैं, एक व्यापक लेकिन कम रिपोर्ट की गई समस्या बनी हुई है। न्यूजीलैंड के शहरों में बेघरी बढ़ती हुई स्पष्ट हो रही है। पार्कों और व्यस्त सड़कों पर तंबू और अस्थायी आश्रय उगाए हैं, जो कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं। इस संकट से निपटने के लिए न्यूजीलैंड सरकार ने काइंगा ओरा जैसी पहलों की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य अगले दशक में हजारों सार्वजनिक आवास इकाइयों का निर्माण करना है। आपातकालीन आश्रय और संक्रमणकालीन आवास भी बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये उपाय मांग के साथ नहीं चल रहे हैं। हम 3 वर्षों से प्रतीक्षा सूची में हैं, सारा, 2 बच्चों की मां जो एक मित्र के गैरेज में रह रही है, कहती है। जब आपके पास घर नहीं है तो आशा बनाए रखना कठिन है। मैं देखता हूं कि लोग गुजरते हैं, हमें ऐसे देखते हैं जैसे हम अदृश्य हैं, माइकल कहते हैं, जो 1 साल से अधिक समय से ऑकलैंड में तंबू में सो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम मौजूद नहीं हैं। सारा की छिपी हुई बेघरी की यात्रा तब शुरू हुई जब उनके मकान मालिक ने संपत्ति बेच दी, जिसे वह किराए पर ले रही थी। एक और सस्ती जगह खोजने में असमर्थ, वह और उनके 2 बच्चे एक मित्र के गैरेज में चले गए। ये तंग है और इसमें कोई हीटिंग नहीं है, वह कहती है, लेकिन ये बाहर ठंड में रहने से बेहतर है। माइकल, एक पूर्व निर्माण श्रमिक, बेघर हो गए जब एक गाड़ी की चोट ने उन्हें अपना किराया चुकाने में असमर्थ बना दिया। वह अब एक सार्वजनिक पार्क में एक तंबू में रहते हैं, खाद्यदान और सार्वजनिक शौचालयों पर निर्भर रहते हैं। मैं फिर से काम करना चाहता हूँ, वह कहते हैं, लेकिन बिना पते के नौकरी पाना असंभव है। पैसिफिक के अंत में यात्रा करते हुए आइए जर्मनी की ओर मुड़े, एक ऐसा देश जो मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के बावजूद बढ़ती बेघरी से जूझ रहा है। 2024 के अनुसार जर्मनी में लगभग 6,50,000 लोग बेघरी का अनुभव कर रहे हैं, जो रफ स्लीपर्स से लेकर अस्थायी आवास में रहने वालों तक फैले हुए हैं। जर्मनी का आवास संकट इसके शहरी केंद्रों में सबसे स्पष्ट है, जहां किराए में वृद्धि और आवास की कमी अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। जर्मनी का आवास बाजार विशेष रूप से बर्लिन, म्यूनिख और हैम्बर्ग जैसे शहरों में अत्यधिक दबाव में है। पिछले दशक में कुछ स्थानों पर किराए में 4.0% तक की वृद्धि हुई है, जो वेतन वृद्धि को पीछे छोड़ रही है, जिसे कई लोगों को भोजन, उपयोगिताओं और आवास के बीच चयन करना पड़ता है। शरणार्थियों और प्रवासियों की आमद ने भी आवास बाजार पर दबाव डाला है।
जबकि जर्मनी की खुले दरवाजे की नीति को इसकी मानवता के लिए प्रशंसा मिली है, इसने भी आश्रयों में भीड़ और सस्ती आवास के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है। जर्मनी की संघीय प्रणाली का मतलब है कि बेघरी की नीतियां इसके 16 राज्यों में काफी भिन्न होती है। यह असंगति कुछ क्षेत्रों में अच्छी तरह से वित्त पोषित समर्थन प्रणालियों के साथ छोड़ देती है और दूसरों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करती है, देखभाल में असमानता पैदा करती है। आवास संकट के जवाब में जर्मन सरकार ने हर साल 4 लाख नए आवास इकाइयों का निर्माण करने का वादा किया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा सस्ती आवास के रूप में निर्धारित है। जबकि यह पहल आशाजनक दिखती है, आलोचकों का कहना है कि प्रगति बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बहुत धीमी है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी काम किया है, क्लॉस एक 57 वर्षीय सेवानिवृत्त फैक्ट्री श्रमिक कहते हैं, लेकिन जब मेरा किराया बढ़ा तो मेरी पेंशन इसे कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अब मैं यहां हूं, एक आश्रय में, ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या गलत हुआ। क्लॉस ने बर्लिन के बाहर एक फैक्ट्री में 40 वर्षों से अधिक काम किया। जब वह रिटायर हुए तो उन्होंने सोचा कि उनकी पेंशन उनके साधारण जीवन शैली को कवर करेगी, लेकिन अचानक किराया बढ़ने के कारण वह अपने अपार्टमेंट का खर्च नहीं उठा सके। मैं कभी नहीं सोचता था कि मैं बेघर हो जाऊंगा, वह कहते हैं। अब बस हर दिन को पार करने की कोशिश कर रहा हूं। हम बेहतर जीवन की उम्मीद में यहां आए। अमीना, 3 बच्चों की एक शरणार्थी मां जो अस्थायी आवास में रह रही है, साझा करती है, लेकिन स्थायी आवास की प्रतीक्षा अंतहीन लगती है। जर्मनी का बेघरी संकट ये दर्शाता है कि अमीर देशों को आर्थिक विकास के साथ सामाजिक जिम्मेदारी को संतुलित करने में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। महाद्वीपों की यात्रा करने के बाद हमने देखा है कि बेघरी हमारे विश्व के हर कोने को प्रभावित करती है। अब आइए हम जो कुछ सीखा है उस पर विचार करें और आगे का रास्ता सोचें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अभी आपके स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करें। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये कंटेंट पसंद आएगा। नीचे कमेंट करें कि आप अगले किस देश को हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। इस अद्भुत साहसिक कार्य में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अपने विचार कमेंट में लिखें, हमें लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे अगली बार मिलेंगे।